हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज को। और जो पेपर होगा वो होगा 2022 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। 1 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू और काफी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है, एक आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है, ठीक है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसका जो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं वो ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो ये जो है इसको थोड़ा सा उन्होंने उल्टा करके बनाया हुआ है, मतलब ताकि कंफ्यूजन हो तो इसको मैं थोड़ा सीधा करके बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्वेश्चन के अंदर कहानी क्या चल रही है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस टर्मिनल, यहाँ पर बन गया प्लस टर्मिनल और ये हो गया हमारा कौन सा, ग्राउंडिंग। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये माइनस यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ से मैं इसको इस तरह से, ये रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है यहाँ से R2 है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो R2 है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ R2 को, तो ये हो गया R2 और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं फीडबैक। ये लगा दिया मैंने फीडबैक और यहाँ पर आ गया आउटपुट, तो फीडबैक हो गया कितना, R1। तो फीडबैक हो गया R1 और ये V0 हो गया। और इनपुट जो सप्लाई जा रही है वो कहाँ पर जा रही है, इनपुट सप्लाई जा रही है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जा रही है। तो इनपुट सप्लाई जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है वी इन, और वी इन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 साइन ओमेगा टी, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंडेड कर रखा है। तो एक्चुअल में ये कहानी बन रही है जो थोड़ा सा आपकी अभी आपको समझ में आने लग गई होगी। तो कुल मिलाकर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये कौन सा है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर बन गया, ये बन गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये बन गया नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका जो आउटपुट गेन का जो फॉर्मूला होता है, वी आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। आर एफ अपॉन आर आई, यहाँ पर आर एफ जो है उसका काम कौन कर रहा है, उसका काम कौन कर रहा है, उसका काम कर रहा है R1। तो आर एफ जो है वो हो गया R1 और R1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 3। और आर इनपुट यानी कि आई का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, R2, और उसकी वैल्यू है 1। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया 4। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो वी नॉट इक्वल्स टू हो गया वी इन इंटू 4, और वी इन की वैल्यू कितनी है, 0.5 साइन ओमेगा टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी। और अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड, सिर्फ एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर आ गया, एक तो आ गया बी ना, एक इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी। अब यहाँ पर ए ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है क्योंकि जो पोटेंशियल है टी है, टी का मतलब है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वही होगी जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वी आई, तो पी पर भी पोटेंशियल होगा वी आई। तो ए ऑप्शन इसका हो गया कैंसिल। ए ऑप्शन तो हो गया इसका कैंसिल, है ना। हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। रॉन्ग कौन सा ये पूछा है, तो इसमें सही कौन सा हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद अगर आप सी के ऑप्शन की बात करो, कौन से ऑप्शन की बात करो, सी। तो सी ऑप्शन में जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है, इसका जो रेशियो आया है वो कितना आया है, वो आया है 2 साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों किसमें, सेम फेज में रहेंगे क्योंकि क्योंकि ये कौन सा है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में दोनों किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन अगर आप निकालते हो तो डी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप करंट निकालते हो फीडबैक के अंदर, तो फीडबैक के करंट अंदर करंट आएगी वी नॉट माइनस वी इन ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, R1। और यहाँ पर जो करंट आएगी वो आएगी 0 माइनस वी इन ऑन R2। तो यहाँ पर भी दोनों की करंट क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बी और सी और डी दोनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अब हमें इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पी पॉइंट है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ पर है।
और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है वी आई, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा वी आई होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें पूछा गया है टू ऑपरेट एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर चाहिए हमें। ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम इसकी जो वीसीई है, एक तो होता है आईसीसी और एक होता है वीसीई, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर मैं वोल्टेज जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। वो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहा हूं। तो ये जो कर्व है कुछ इस तरह का बनेगा। ये कर्व बन गया है ऐसे। ठीक है, और यहाँ मैंने लोड लाइन बना दी, ये हो गई लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। ठीक, अब ये जो है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, इस सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन दोनों के अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह। जब मैं सैचुरेशन रीजन की बात करता हूं तो इस सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों ही, यानी कि एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों ही क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं। इस केस में एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस दोनों किस में होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं। जब मैं कट ऑफ रीजन की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों किस में होंगे, दोनों रिवर्स बायसिंग में होंगे। दोनों किस में होंगे, रिवर्स बायसिंग में होंगे। जबकि ये जो बीच वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव जोन, एक्टिव रीजन। इस जोन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन। इस एक्टिव रीजन के अंदर क्या होता है, जो एमिटर बेस जंक्शन है वो किस में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किस में होता है, रिवर्स बायसिंग में। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है बैटरी विद कांस्टेंट ईएमएफ। बैटरी का कांस्टेंट ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है उसका आर आई, प्रोवाइड्स पावर टू एन एक्सटर्नल सर्किट विद लोड रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंस आर एल एंड टू आर एल। लोड रेजिस्टेंस जो है, लोड रेजिस्टेंस वो कॉम्बिनेशन है। लोड रेजिस्टेंस वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका, आर एल एंड टू आर एल का। तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर एल इंटू टू आर एल अपॉन ये हो जाएगा 3RL। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2RL अपॉन 3, 2RL अपॉन 3। के बाद हमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL विल द पावर डिलीवर टू द लोड बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम होगी। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन आर आई की जो वैल्यू है हमने किसके बराबर कर दी, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, आर आई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2RL अपॉन 3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कराओगे तो इसको ये RL की वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाएगी, वो आ जाएगी 3RI अपॉन 2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। तो इसका डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ने के पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की ना, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरा ये जो बैच है ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास 2.0। इस अभ्यास 2.0 में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कॉमन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा नहीं होगा इस बैच में कि आपको स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के लिए या स्पेसिफिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग से लिखा मिलेगा, नहीं। वो कॉमन एक मटेरियल होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, जैसे आपको जामिया मिलिया के पीवाईक्यू मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के पीवाईक्यूज मिलेंगे, एएमयू के पीवाईक्यूज मिलेंगे, और भी यूनिवर्सिटीज़ के जिनके मेरे पास पेपर अवेलेबल है उनके पीवाईक्यूज इसमें धीरे धीरे अपलोड होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जामिया मिलिया के जो पीवाईक्यूज हैं उसमें यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो लिमिटेड है, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एचपीयू एंट्रेंस एग्जाम की और जामिया के सोचो कि आप यार इसके क्वेश्चन तो कौन पूछेगा, क्वेश्चन तो कॉमन है, वो तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए यूजफुल होंगे। तो ऐसा दिमाग में अगर है कि एचपीयू के तो एचपीयू नाम लिखा होगा तो ही क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, तो वो सही नहीं है। आपको क्वेश्चंस करने हैं, अब वो चाहे जामिया के हो, चाहे एएमयू के हो, चाहे वो इलाहाबाद के हो, है ना। बाकी जितने मेरे पास पेपर्स है वो मैं अपलोड करता जा रहा हूं,
और होते भी जाएंगे। ठीक, तो अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप। ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप बाय कपिल सर, ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उसमें अभ्यास 2.0 बैच जाके सर्च करना। और पेमेंट जो है वो 1700 रुपीज़ है। 1700 रुपीज़ प्राइस है इस बैच का। इस बैच को डाउनलोड करके आप अपनी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आपका जो सीयूईटी पीजी का एक स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं गया है, साथ ही साथ जैम के स्कोर भी आपके कुछ अच्छे खासे नहीं है, तो आप ये बैच ज्वाइन करके और आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है या आपकी जो नियर बाय यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का क्वेश्चन है ना। नॉन इन्वर्टिंग, ये क्वेश्चन है नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वी आउटपुट अपॉन इनपुट, ये लिखा जाता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, और ये बन जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, और ये होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। RF जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, और RI की वैल्यू कितनी है? ये है 1। तो यहाँ इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 1, ये वैल्यू रख दी। उसके बाद V1 की वैल्यू कितनी है? 1, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू 1। 1 प्लस 2 प्लस 1 ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये नीचे हो जाएगा 3। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 6 वोल्ट। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर के अंदर डिप्लेशन लेयर कितनी होती है? तो ये हमारे पास पीएनपी, अगर मैं बना देता हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर, या एनपीएन भी बना सकते हो, तो पीएनपी। तो एक जंक्शन इन दोनों के बीच में बन रहा है और एक जंक्शन इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो 2 डिप्लेशन लेयर हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ स्टेडी करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर प्रोड्यूसेस अ सरफेस चार्ज ऑन इट, लेट्स ई आउट एंड ई इन। देखो, ई इन जो आता है इस केस में वो तो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ई आउट की वैल्यू आती है, ई आउट प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। करंट के प्रोपोर्शनल होता है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ई आउट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? ई इन के कंपैरिजन। तो ई आउट ज़्यादा है ई इन के कंपैरिजन में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, ई आउट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई इन। स्मॉल चार्ज स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल की बात चल रही है ना, यहाँ ध्यान से पढ़ना, स्पेरिकल शेल है। रेडियस इसकी है 0.01, पोटेंशियल इसका दे रखा है 30 वोल्ट। पोटेंशियल सबसे पहले तो के क्यू अपॉन आर, और पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी? 30 वोल्ट। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन के और इंटू आर। तो 30 एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.01, तो इसको लिख दिया 0.01। के की वैल्यू को लिख दिया मैंने 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो और आ जाएगी, तो ये 100, 10 पावर 11 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो 10 पावर 10 हो गया। ये हो गया 1/3 इंटू 10 पावर -10। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये चार्ज की वैल्यू हो गई। तो आपको निकालने है क्या? एनर्जी। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू इंटू वी। तो हाफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू आ गई 1/3 10 पावर -10, और वी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30। वी की वैल्यू हो गई 30, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -10। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -10। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पावर रेडिएटेड बाय सन in 3.8 into 10 power 26 watt, its radius, मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग वेक्टर। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है, तो और उसमें भी आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें यूनिट भी आपको दे दी है, इसमें आपको यूनिट भी दे दी है। ये इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इंटेंसिटी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पावर पर यूनिट एरिया की वैल्यू इक्वल हो जाएगी पावर पर यूनिट एरिया।
पावर की जो वैल्यू है वो हमें कितने वॉट में दी हुई है, कितनी दी हुई है 3.8 इंटू 10 पावर 26। एरिया लोगे तो एरिया कौन सा लोगे, स्पेयर का, वो कितना लोगे 4 पाई r स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको किलोमीटर में दी हुई है और यहाँ पर आपको आंसर चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में अंदर आंसर चाहिए। यहाँ पर आप रखोगे 3.8 इंटू 10 पावर 26 अपॉन 4 पाई, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 8 तो 10 पावर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 पावर 10 और उसका स्क्वायर करना है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6174, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा 6174। द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हम निकालते हैं। तो इसमें पहला केस ये है कि पहले जो डाइपोल दोनों हैं वो 000 और 100 पर प्लेस्ड है और डायरेक्शन उनकी जेड डायरेक्शन है। पहला केस कुछ ऐसे है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई और ये जेड डायरेक्शन है, ये फर्स्ट केस है। और ये डाइपोल यहाँ पर रखा है P1, इसकी लोकेशन है 0,0,0 और ये जो डाइपोल है यहाँ पर रखा है, इसकी लोकेशन है P2, इसकी जो इसकी वैल्यू है P2 और इसकी लोकेशन है 1,0,0। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा P1 डॉट P2 ऑन आर क्यूब, P1 डॉट P2 ऑन आर क्यूब माइनस ये हो जाएगा P1 डॉट R1, P1 डॉट R, P2 डॉट R वेक्टर में है ना, और अपॉन R पावर 5। यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों जो डाइपोल है उनकी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में और दोनों डाइपोल जो 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 वेक्टर है रेडियस वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि P1 डॉट P2, ये यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा P1 P2। क्यों? क्योंकि P1 पैरेलल है किसके, P1 पैरेलल है किसके, P2 के। P1 इज पैरेलल टू P2 और क्योंकि P1 परपेंडिकुलर R है, सिमिलरली P2 परपेंडिकुलर R है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। पहले केस में जो एनर्जी आएगी यू इनिशियल के नाम से मैं उसको लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा P1 P2 अपॉन आर क्यूब। और आर की जो वैल्यू है यहाँ से देखो, ये कोऑर्डिनेट कितना है 0,0,0 और ये कोऑर्डिनेट कितना है 100, आर की वैल्यू हो गई 1, तो यू आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई यू आई की वैल्यू। सेकंड केस आपको बनाना है, सेकंड केस में ये P2 इज मूव टू द 0, 2, 0, यानी कि P2 की जो लोकेशन आ गई सेकंड केस की वो ये आ गई। अब यहाँ पर आ गया P2 है तो अभी भी पैरेलली, पर अब जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब हो जाएगा 2। तो यू फाइनल के केस में होगा क्या कि यहाँ पर होगा तो वही P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो R की वैल्यू चेंज हो गई, R हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो यू एफ अपॉन यू आई की वैल्यू आ गई कितनी, 1/8। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 1/8। 1/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड किसके एग्जिस्ट अराउंड किसके अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो मूविंग चार्ज। इसका आंसर आ जाएगा मूविंग चार्ज। फिर हमें बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क आउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। एक डिस्क है, एक डिस्क में बना देता हूं, ऐसे डिस्क है ये एक डिस्क है। इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, एक डायमीटर इसका ये है, एक डायमीटर इसका ये है। लेट सपोज ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है, तो आई एक्स और आई वाई इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, आई एम के। ठीक है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इफ रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर एंड इट्स मास इज एम, देन वैल्यू ऑफ आई एम की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, कैसे करें, हम क्या करेंगे, ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। उसके लिए हमें कुछ गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, मास पर यूनिट एरिया यानी कि मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी हमें गिवन है, उसको हमने लिख लिया सिग्मा और सिग्मा को मैंने लिख लिया सी आर। प्रोपोर्शनल है तो सी एक कांस्टेंट हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू सी आर। सबसे पहले मैं मास निकाल लेता हूँ, तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
डिस्क का हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया ले लेते हैं। एरिया ऑफ डिस्क जो पोलर कोऑर्डिनेट में मैं लिख दूं तो उसको लिख दूंगा मैं आर डी थीटा और डी आर। ये मैंने कैसे लिखा, मान लो ये रेडियस है आर यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ तक एक एंगल कवर करता है थीटा एंगल पर, डी थीटा एंगल पर। तो ये जो डिस्टेंस ये चल लिया, ये कितना चल लिया, ये चल लिया आर डी थीटा ना, ठीक। आर डी थीटा ये डिस्टेंस हो गई, और डी आर क्या हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया। तो ये हो गया एरिया। अब हम निकाल लेंगे मास। तो मास कैसे निकालेंगे, मास डेंसिटी को मैं एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, मास बनेगा। तो जो मास की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से और आर, कैपिटल आर, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से, और ये पूरा घूम रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा सी आर, और ये हो जाएगा आर डी थीटा और डी आर। यहाँ से बनेगा एम, ये बन जाएगा 2 पाई सी, और इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर का तो ये बन जाएगा आर क्यूब बाई 3। पूरा इंटीग्रेशन करके बन गया आर क्यूब बाई 3। यहाँ से हम वैल्यू लिख लेंगे किसकी, सी की, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m ऑन 2 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड, आई जेड। तो आई जेड जो है वो किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा डी एम इंटू आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू तो यही लिखेंगे, ये वाली। तो डीएम की वैल्यू एज इट इज़ ये वाली रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर रखोगे तो ये वैल्यू सी आर स्क्वायर ऑलरेडी है, सी आर स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा सी आर स्क्वायर टी थीटा टी आर, और ये आर स्क्वायर और हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जेड की वैल्यू आएगी, मेरे पास लिखी हुई है, सारी वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है। तो ये वैल्यू बनेगी 3/5 mr। यहाँ थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 2 पाई, और आर का होगा 0 से आर। सी की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो ये बनेगा, आंसर आने के बाद सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, ये बनेगा 3/5 mr²। तो हमें लगानी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। और आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है। तो यहाँ से हो गया 2im इक्वल्स टू आई जेड। तो आई एम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आई जेड अपॉन 2। आई जेड की वैल्यू कितनी है, 3mr² अपॉन 5। ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 3/10 mr²। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/10 mr²। यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लाइट ट्रेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स टेक अ पाथ फॉर विच टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब है कि जो एक्सट्रीमम शब्द जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम, या तो मिनिमम, आइदर इट इज मिनिमम और आइदर इट इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है सॉलिड स्पेयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज रोलिंग विद अ लीनियर स्पीड। रोलिंग विद अ लीनियर स्पीड, तो ये सॉलिड स्पेयर है और रोलिंग विद अ लीनियर स्पीड ऑन अ फ्लैट सरफेस विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का केस हो गया, यानी कि यहाँ पर रोलिंग मोशन की कंडीशन आपको लगानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यानी कि एल निकालना है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, एक तो निकलेगा एम वी आर, एम वी और आर। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना ये, तो एम वी आर। दूसरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सॉलिड के लिए, तो ये हो गया आई ओमेगा ना, दूसरा क्या हो गया, आई ओमेगा। अब ये क्या है, ये है सॉलिड स्पेयर है। सॉलिड स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5 mr²। ये स्मॉल आर ही ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2/5 mr²। और ओमेगा को मैं लिख देता हूँ v अपॉन आर। ओमेगा को क्या लिख दूँ, v अपॉन आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एम वी आर, और यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये एम वी आर। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7/5 mv। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा इसका 7/5 mvr। और यहाँ पर जो रेडियस है वो उसको ए लिया हुआ है, तो इसको मैं भी ए ले लेता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 7/5 mv। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लेनेट। देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको कौन सा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1 और उसका क्यूब बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब जो रेडियस है वो 4 टाइम्स हो गई, तो यहाँ से T2/T इक्वल्स टू ये हो गया 4, और ये 3/2।
4 को आप लिख सकते हो क्या 2 पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 80। आंसर आ जाएगा 80, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज एट रेस्ट। ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी, तो ये 2 केजी का मास हो गया, ठीक है साहब। हॉरिजॉन्टल टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग गया, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया होगा, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर, म्यू एम जी, क्योंकि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा एम जी। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ, तो फ्रॉम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम ए। एफ कितना है 3, और एफ आर कितना हो गया, वो हो गया म्यू एम जी, कितना हो गया म्यू एम जी, और ये वैल्यू कितनी है एम ए। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 3 म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, तो इसको रख दिया मैंने 0.1। एम की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये 2, और जी की वैल्यू को ले लिया मैंने 10, और ये 2 और ए। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 2a। ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक बतानी है हमें आफ्टर इट हैज़ मूव्ड 10 मीटर। डिस्टेंस कितनी चल रही है 10 मीटर चल रही है, तो यहाँ स्पीड ऑफ ब्लॉक बताना है हमें। स्पीड ऑफ ब्लॉक हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, ये वाला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू जीरो हो गया तो ये हो गया 2, ए की वैल्यू हो गई 1/2, और एस की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आ गया, तो वी की वैल्यू आ जाएगी √10। इसको सॉल्व करके हम लिख लेंगे 3.225, 3.225 विच इज ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NaCl क्रिस्टल सिस्टम। NaCl के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इट इज अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विद 2 एटम बेस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये तो गलत है, सिंपल वाले तो गलत है दोनों। फेस सेंटर का आ जाएगा तो फेस सेंटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्पेक्टेबिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो फॉर डाई मैग्नेटिक मटेरियल सस्पेक्टेबिलिटी होती है माइनस म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर एन आर नॉट स्क्वायर, और अपॉन ये हो गया 6m, अपॉन 6m। ये किसके लिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये है नेगेटिव, पहली चीज तो हो गई है नेगेटिव, और दूसरा ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर से हो गई इंडिपेंडेंट और नेगेटिव, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 18, रेशो ऑफ, हमें बताना है रेशो ऑफ सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस के लिए, तो फॉर एफसीसी लैटिस ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। एफसीसी लैटिस फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगी एफसीसी लैटिस के लिए वो होगी a/√2, और सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगी, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस ये हमें होगी कितनी a। तो हमें रेशो पूछा है किसका, सेकंड टू फर्स्ट, तो सेकंड टू फर्स्ट का रेशो हमें पूछा है, सेकंड टू फर्स्ट। ये कितना बनेगा, ये बनेगा a, और ये हो जाएगा a/√2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा √2:1। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। 19th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। बीसीसी में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। इफेक्टिव एटम्स बीसीसी में होते हैं कितने, 2। बीसीसी के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। बीसीसी के अंदर होते हैं 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रखा है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड।
तो ये हम सॉलिड स्फीयर मान के चलते हैं, इनको स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ n जो है n इफेक्टिव है। अब बीसीसी के लिए जो r है और जो डिस्टेंस है लैटिस पैरामीटर a, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल्स टू a√3/4। ये रिलेशन होता है। जो r है एटॉमिक रेडियस है और जो लैटिस पैरामीटर है उसके बीच में। यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। n इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो a√3/4, और ये हो गया क्यूब में हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पाई√3 और अपॉन 8, और ये हो गया a क्यूब। ये वॉल्यूम कौन सा है, ऑक्यूपाइड। हमें कौन सा पूछा है, अनऑक्यूपाइड पूछा है ना, अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो होगा, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए टोटल वॉल्यूम में से माइनस करेंगे ऑक्यूपाइड। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, पाई√3 अपॉन 8 और a क्यूब। बीसीसी है, क्यूबिक है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, a क्यूब होगी। ये होगा a क्यूब, कॉमन आ गया, दोनों में से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस पाई√3 और अपॉन 8, ये आ जाएगा। आपको पूछा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन निकालोगे अनऑक्यूपाइड ऑन ए क्यूब। ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 8 माइनस पाई√3 ऑन 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ना, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डायमंड लैटिस बोला है, तो इसका सीधा सा आंसर होता है 0.34। हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। याद करके रखना, डायमंड का जो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 34% या 0.34। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नाइबर ions to a Na plus, number of second nearest neighbor ions, so in NaCl second nearest neighbor NaCl के अंदर डिस्टेंस जो होती है उसकी इज एट डिस्टेंस वो होता है ए अपॉन √2 डिस्टेंस, ए अपॉन √2 डिस्टेंस पर। और सेकंड नियरेस्ट नाइबर जो आयन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12। सेकंड नियरेस्ट नाइबर आयन्स, तो ये आयन्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्सरे डायफ्रैक्शन क्यूबिक क्रिस्टल का दिया है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो हमें प्लेन मिलर इंडाइसेस दिए हैं 1 1 0, तो इसके लिए आप d की वैल्यू निकाल लो, मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा a और अपॉन अंडर रूट h² प्लस k² प्लस l²। h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। तो ये बन जाएगा d अपॉन a, और ये हो जाएगा √2। यहाँ से आप लिखोगे d इंटू ए अपॉन √2, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। n की वैल्यू आप 1 ले लो, लैम्बडा की वैल्यू आपको गिवन है 0.15। आपको लेटेस्ट पैरामीटर निकलवाया है, यानी कि a की वैल्यू निकलवाई है, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.15। ये √2 नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.31। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.31, विच इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सोडियम एग्जिबिट बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद एटॉमिक रेडियस। अब मैंने आपको बीसीसी के लिए रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन था, r इक्वल्स टू a√3/4, r इक्वल्स टू a√3/4, r इक्वल्स टू a√3/4। आपको r की वैल्यू दी है, तो r की वैल्यू कितनी है, 0.186। आपको क्या निकालना है, लेटेस्ट पैरामीटर a की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.186 इंटू 4 अपॉन √3। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.43। करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीसीसी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, बिल्कुल सही है। डायमंड के अंदर 4 होता है, बिल्कुल सही है। हेक्सागोनल के अंदर 12 होता है, बिल्कुल सही है। फेस सेंटर के अंदर भी ये 12 होता है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसका मतलब हमें रॉन्ग चुनना है, तो रॉन्ग के लिए बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर हमें इसके मिलर इंडाइसेस बताने हैं। तो हमें इंटरसेप्ट दिए हैं, तो इंटरसेप्ट को हमने एज इट इज लिख लिया, ए
2a/2 और 2a/3। इनको हमने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? a डिवाइड बाय a/2 डिवाइड बाय a और 2a डिवाइड बाय 3a। ये a से a, a से a, a से a कैंसिल। बच कितना गया हमारे पास? ये बच गया 1, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/3। अब इसका रेसिप्रोकल करना है हमें, है ना? अब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/2। इसके बाद क्लियर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमें क्लियर करना है। फ्रैक्शन को हमें क्लियर करना है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 2, ये कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 3। तो मिलर इंडाइसेस आ जाएंगे जो प्लेन के, वो कितने आ जाएंगे? 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 2022 के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं आया है कुछ समझ में, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो पीवाईक्यूज है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। फिलहाल इसके अंदर जामिया के अवेलेबल है, एएमयू के और एचपीयू के पेपर्स अपलोड हो रहे हैं। जितने मेरे पास अवेलेबल है मैं उतने ही कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, जितने हैं मैं अपलोड कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीयू की तो आप पंजाब के पीवाईक्यूज ना करें या एमडीयू के पीवाईक्यूज ना करें। क्वेश्चंस वही सेम होते हैं, है ना? इधर से उठाकर उधर रखे जाते हैं, तो वो अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज भी करते हैं तो वो भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।